माई सेल्फ GRB सर, सीनियर फैकल्टी एट रेजोनेंस। आज मैं आपके सामने जेई मेन का जो आज मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है उसका डिस्कशन आपके सामने लाया हूँ, उस पेपर को आपके सामने लाया हूँ। असली पेपर अभी नहीं आया है, लेकिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, बच्चों से पूछा गया है। मेमोरी बेस्ड पेपर आपके सामने एक एक करके हम कई सवालों को देखेंगे और उन सवालों के साथ समझेंगे कि उनको सॉल्व कैसे करना है। हमें आइडिया भी लगेगा कि सवाल किस लेवल के आ रहे हैं। आपके सामने पहला सवाल आप देख सकते हैं क्या है। एक स्क्वायर लूप आपको दे रखा है जिसकी साइड L है और उसी के प्लेन में एक छोटा सा सर्कुलर लूप दे रखा है जिसका रेडियस बताया जा रहा है कि बहुत कम है इस L लेंथ से जो इस स्क्वायर लूप की है। पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। कैपिटल M आपसे पूछा जा रहा है। जब भी आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना होता है तो लोग आपको दिए होते हैं और आपको उस पेयर का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना होता है। तो करना ये होता है कि इन दो में से किसी एक में करंट फ्लो करवाना होता है अपनी इच्छा से, लेट्स से I, और फिर उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का आपको ऑफ कोर्स फ्लक्स निकालना पड़ता है दूसरी कॉइल से। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस में हम करंट भेजें और किस में हम फ्लक्स निकालें। यहाँ पे आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेना होगा। आप हर किसी में करंट भेज के हर किसी में फ्लक्स नहीं निकाल सकते। मान लीजिए कोई बच्चा बोले कि सर मैं तो इसमें करंट भेजूंगा और इसमें फ्लक्स निकालूंगा। बोलने में तो आप बोल सकते हो कि इसमें करंट भेजेंगे और इसमें फ्लक्स निकालेंगे, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे निकालना ही पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर निकालने में क्या तकलीफ है? निकालने में तकलीफ है। अगर आप इसमें करंट भेजते हो तो आप इस लूप की वजह से केवल उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, पर इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सब जगह होगा, आप उसे निकाल नहीं पाओगे, पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। और वो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वजह से आपको इस पूरे लूप में से फ्लक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें आप करंट भेजते हो उसके कारण B निकालते हो और दूसरी कॉइल से फ्लक्स निकालते हो। तो अब आप फंस जाओगे क्योंकि आप फ्लक्स निकाल ही नहीं पाओगे। रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहती है कि आप इसमें करंट भेजो, फ्लक्स उसमें निकालो और फ्लक्स का फॉर्मूला MI होगा, या आप इसमें करंट भेजो फ्लक्स इसमें निकालो तब भी फ्लक्स का फॉर्मूला MI होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप करंट इसमें भेजोगे या इसमें भेजोगे, फ्लक्स जो लिंकेज होगा एक दूसरे के साथ वो हमेशा M×I से आ जाएगा। तो जब हमको मालूम पड़ गया है कि छोटी कॉइल में करंट भेजने से प्रॉब्लम ये आएगी कि बड़ी कॉइल में से आप फ्लक्स निकाल ही नहीं पाओगे, तो हम क्या करेंगे, हम बड़ी कॉइल में, जो बड़ी कॉइल है उसमें मानेंगे लेट्स से करंट I। करंट मानने के बाद ये जो बड़ी कॉइल आपको दिख रही है इसकी वजह से आप इस छोटे से कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। आप सोच सकते हैं सेंटर पे ही क्यों निकाल रही है, ये कॉइल बहुत छोटी है। छोटी कॉइल होने की वजह से, अगर ये कॉइल बहुत छोटी है तो छोटी होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर होगा वही मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट इसके हर पॉइंट पर होगा। विद इन द कॉइल हर पॉइंट पे ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। बस इसी चीज़ का हम एप्लीकेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे। ये करंट भेजेंगे, करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास 4 वायर है, 1 2 3 4। इन चारों वायर का नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहले एक वायर की वजह से B निकालते हैं। उसे निकालने के लिए आपको 2 एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। 2 एंगल दिख रहा है आपको 45 होंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। अब आपको चाहिएगा R यहाँ पे चूंकि ये लेंथ L है ना, तो R हो जाएगा आपका L/2। अब फॉर्मूला होता है μ0I/4πr, तो μ0I/4πr, R की जगह L/2 लिखा। फिर होता है sin थीटा प्लस sin थीटा 2, सो sin थीटा 1 थीटा 2 दोनों 45 तो 2 ट्वाइस ऑफ sin 45 हो गया। और आपके पास ऐसे एक नहीं बल्कि ऐसे 4 है, तो आपको इस चीज़ को 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। आप मान लीजिए कि आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करने के बाद जो आएगा वो ये है। आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, पर आपके सामने जो केस आएगा वो यही निकल के आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये जो B आपके पास आ रहा है ये B इन चारों का मिला के है। जब आपको इन चारों का मिला के B मिल गया तब आप फ्लक्स निकालो। फ्लक्स निकालने के लिए आपको इस B को ही πr² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जब इस B को πr² से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 μ0 πr² I/πl आएगा और पाई से पाई कैंसिल होता हुआ आपको दिख भी रहा होगा। ये फ्लक्स आ गया है। आप जानते हैं इस फ्लक्स को आप MI के बराबर लिख सकते हो, तो यहाँ से आप M भी निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे निकालेंगे? अब I से I कैंसिल हो जाएगा ना, तो M आपका कितना आ जाएगा, 2√2 μr²/L। आपको ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा भी, तो इसका आंसर होगा आंसर 2। अगला सवाल आप देख सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशन का है। यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल असल में एक चैप्टर नहीं होता बल्कि कई चैप्टर के सवाल हो सकते हैं। आप देखिए चारों जो
टर्म्स आपको दिखाई जा रही है इस तरफ, प्रेशर ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेटेंट हीट, एनर्जी डेंसिटी, ये चारों अलग अलग चैप्टर्स है, आई वी क्वांटिटीज़ है, टर्म्स है। अगर आपको इनके फॉर्मूले नहीं पता, इनके बारे में कुछ नहीं पता, तो ये सवाल आप नहीं कर सकते। और अगर आपको पता है कि ये क्या क्या होते हैं तो इन सवालों को करने में कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले हम आपको निकाल के दिखाते हैं प्रेशर ग्रेडियंट का। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है हाउ प्रेशर इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस और विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एल। तो देखिए, अगर आप इसका डायमेंशन लिखोगे तो सबसे पहले आपको प्रेशर का डायमेंशन पता होना चाहिए। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया आएगा और नीचे लेंथ dy आएगी। dy मतलब लेंथ है, तो इसका डायमेंशन l होगा। अगर आप नीचे कोई मुझसे पूछेगा तो l आएगा। एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फोर्स का डायमेंशन मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ये होता है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ रहा है m l माइनस 2 t माइनस 2। तो प्रेशर ग्रेडियंट का अगर आप आंसर दिखेंगे तो फर्स्ट का आंसर आपको r दिखाई देगा। तो फर्स्ट का आंसर तो अपन ने बोल दिया कि r होगा, लेकिन आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे जिस तरह के ऑप्शंस आपको इसमें दे रखे हैं। हालांकि इन ऑप्शन में तो फर्स्ट से r आंसर आ गया, लेकिन हम सबको चेक करेंगे। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम। करंट का डायमेंशन होता है एम्पियर a। तो फोर्स की जगह तो आपने लिखा m l t माइनस 2। करंट को आप क्या लिखोगे? a लिखोगे, टाइम की जगह t लिखोगे। इसको आप जब सॉल्व कर रहे हो तो m आ रहा है, l आ रहा है, t माइनस 3 आ रहा है, a माइनस 1 आ रहा है। आप देख सकते हैं आपके पास इसका भी आंसर आ गया। तो सेकंड का भी आंसर आप कह सकते हो कि हमारे पास p आ चुका है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहे हैं, आंसर 4 आ जाएगा, लेकिन हम बाकी दो ऑप्शन भी चेक करेंगे। अब अगर लेटेंट हीट की बात करें तो Q इज इक्वल टू ml होता है। यहाँ से L आता है Q अपॉन m। Q मतलब होता है एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन होता है m L2 t माइनस 2 और मास का तो m होता ही है। सॉल्व करने पर ये कुछ इस तरह से L2 t माइनस 2 आ रहा है। यस, Q आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि थर्ड का आंसर Q हो जाएगा। अब आप फोर्थ को भी चेक कर सकते हो। फोर्थ है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी को आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना है। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2 t माइनस 2। इसको आप वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम का डायमेंशन होगा L3। तो L3 से डिवाइड करेंगे, और जब L3 से डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा ml t माइनस 2। ml t माइनस 2 अगर आप देखेंगे तो ml t माइनस 2 आपको कहाँ दिखाई देगा? ओके, ml माइनस 1 t माइनस 2 आएगा। हाँ, तो ml माइनस 1 t माइनस 2 एस ऑप्शन हो जाएगा। तो फोर्थ का आंसर आप कह सकते हो कि एस होगा। तो ऐसा ऑप्शन हमको एक ही दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर 4। अगला सवाल एटम का सवाल है। एटम में ट्रांजिशन का सवाल है, स्पेक्ट्रम का सवाल है। सवाल आपसे बोला जा रहा है कि लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको लैम्डा दे रखी है, क्वेश्चन में ऐसा बता रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि He+ में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सेकंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है तो बताइए लैम्डा कितना आएगा। और वो लैम्डा का आंसर आपको इसी लैम्डा की टर्म में देना है जो लाइमन सीरीज की स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज, और जब सिर्फ लाइमन सीरीज बोला है इसका मतलब हाइड्रोजन एटम ही होगा। तो लैम्डा जो आपको पता है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, वो कब किस ट्रांजिशन में आता है? जब इनफाइनाइट से 1 में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आती है। वो अगर हम कैलकुलेट करें इस फॉर्मूले से 1 बाई लैम्डा r 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर। समथिंग समथिंग क्या होता है? जो लोअर एनर्जी लेवल है वो यहाँ रखते हैं, हायर वाला बाद में रखते हैं। सॉल्व करते हैं तो लैम्डा 1 बाई r आ रहा है, पर आपसे ये लैम्डा पूछा ही नहीं है। आपसे तो वो लैम्डा पूछा है जब He+ में ट्रांजिशन हो रहा है। तो He+ के लिए फॉर्मूला वापस से लगाएंगे, बस यहाँ पे z स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि He+ का z 2 होता है। तो z की जगह आपने 2 लिखा, 1 बाई लैम्डा डैश r इंटू 2 का स्क्वायर। और ये जो दो स्टेट आपने लिखी है, इन दोनों स्टेट को आपने लिखा है जिनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, उसको लिखा आपने। इसको सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 4 5 आएगा। तो 1 बाई लैम्डा डैश अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 बाई लैम्डा। 4 तो ऊपर आएगा ही आएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, नीचे 4 इंटू 9 आएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और लैम्डा डैश की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 9 लैम्डा बाई 5। अब 9 लैम्डा बाई 5 ऑप्शन 1 है, तो आंसर होगा आंसर 1। ये क्वेश्चन भी मॉडर्न फिजिक्स से, और ये क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी का सवाल है।
रेडियो एक्टिविटी में भी आपसे एक्टिविटी नहीं पूछ रहे, डीके प्रोसेस का सवाल पूछा जा रहा है आपसे। साफ साफ बोला जा रहा है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है जो कि डीके हो रहा है, और डीके भी 2 अल्फा डीके और 1 बीटा डीके से हो रहा है। और पूछा जा रहा है कि 2 अल्फा डीके बीटा डीके होने के बाद जो नया न्यूक्लियस बना है, उस नए न्यूक्लियस का जेड आपसे पूछा जा रहा है। तो आपसे ए भी नहीं पूछ रहा, चाहता तो ए और जेड दोनों पूछ सकता था, लेकिन जेईई मेन वालों ने आपसे केवल जेड पूछा है। ये सवाल मेमोरी बेस्ड सवाल है, हो सकता है ए भी पूछा हो, लेकिन बच्चों ने जो हमको बताया उसके हिसाब से सवाल जेड का ही है। आइए इस सवाल को हम देखते हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि जब अल्फा डीके होता है, जब एक अल्फा डीके होता है, जेड आपका 2 से कम हो जाता है। अगर ये आपको पता है तो आप इस सवाल को कर सकते हो। और बीटा डीके जो होता है, बीटा डीके जब भी होगा, एक बीटा डीके होगा, मास नंबर पे क्या असर पड़ता है अल्फा डीके से बीटा डीके से, वो हमारे लिए इंटरेस्ट हमारा उसमें है ही नहीं, क्योंकि हमसे ए पूछा ही नहीं नया क्या है, तो हम जेड पे फोकस कर रहे हैं। बीटा डीके मतलब बीटा माइनस डीके होता है, जेड इंक्रीज हो जाएगा 1 से। अब आप देखिए 2 अल्फा डीके हुए, तो 2 अल्फा डीके होने का मतलब है 2 × 2, आप कह सकते हो कि आपका जो एटॉमिक नंबर है वो 4 से कम हो गया होगा। पर एक बीटा डीके भी हुआ है, तो बीटा डीके ने 1 से बढ़ा भी दिया होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इफेक्टिवली कितने से कम हुआ आपका जेड, भाई अल्फा डीके बोल रहा है 4 से कम होगा, बीटा डीके बोल रहा है 1 से बढ़ जाएगा, तो इफेक्टिवली जेड 3 से ही कम हुआ ना। तो आप सोचिए शुरुआत में जेड 92 था, 3 कम करेंगे तो 89 आ जाएगा, इसका मतलब नया जेड होगा 89। तो इसका आंसर होगा थर्ड। तो आसान सवाल था ये, इसका आंसर थर्ड होगा। ये सवाल इलेक्ट्रोस्टेट का सवाल है। इलेक्ट्रोस्टेट में भी कूलम लॉ का सवाल है, चार्जेस के ऊपर फोर्स लगने का सवाल है। सवाल आपके सामने ये है कि एक चार्ज पार्टिकल 4q0 है जो कि ओरिजिन पर रखा हुआ है, ये रहा ओरिजिन, और दूसरा चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है -q0 जो आपको बता रखा है उससे 12 सेंटीमीटर दूरी पर है। आप कह सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेट सेंटीमीटर में 12,0 है। आपसे पूछा जा रहा है कि हमें एक और चार्ज यहाँ पे कहीं रखना है, और वो चार्ज हमें ऐसे रखना है कि उसको रखने के बाद सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। सीधा मतलब ये है कि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, और जिसको आप रखोगे उस पर भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पहला सवाल तो आपके दिमाग में आएगा कि उस थर्ड चार्ज को हम रखें कहाँ पर, क्या हम इस लाइन पे रखें या लाइन के अवे रखें। अगर आप लाइन के बाहर रखते हो तो ये तो पक्का है कि लाइन के बाहर रखने से आपको नेट फोर्स ना इस पे 0 मिलेगा, ना इस पे मिलेगा, ना इस पे मिलेगा। भाई कैसे मिलेगा, इसके वजह से इस पर फोर्स इधर लग रहा होगा, यहाँ कोई चार्ज रखोगे तो वो भी इधर फोर्स लगाएगा। अब ये जो 2 फोर्स, एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा, इनका सम 0 तो आ नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि वो चार्ज, जो तीसरा चार्ज आप रखोगे वो इस लाइन पे ही रखना चाहिए आपको, लाइन के बाहर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। लाइन पे भी कहाँ रखें, कि लाइन पे हम यहाँ रखें बीच में। अगर आप बीच में उस चार्ज को रखोगे तो ये जितना फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन ये होगा, -q0 भी उसको अपनी तरफ खींचेगा, इस पे ही लगने वाले दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक हो जाएगा, और जब इस पे ही लगने वाले दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक होगा तो इस पे ही नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। तो बीच में रखना भी सही आइडिया नहीं है। अब हमारे पास 2 ही डायरेक्शन, 2 ही जगह बची, या तो यहाँ रखो, क्या यहाँ रखने में कोई प्रॉब्लम है। देखिए एक बेसिक बात यह है कि ये चार्ज इससे 4 गुना बड़ा है, 4 टाइम्स बड़ा है, और ये चार्ज इसके करीब भी हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है उसमें चार्ज और दूरी का स्क्वायर दोनों आता है, दूरी का स्क्वायर नीचे आता है, चार्ज ऊपर आता है। तो अगर ये चार्ज इस चार्ज से 4 टाइम्स है तो इट इज़ वेरी क्लियर कि इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो इससे तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि चार्ज भी 4 टाइम है और सेपरेशन भी उसके मुकाबले बहुत कम है। तो यहाँ पर 2 फोर्स आ तो जाएंगे, एक इधर आएगा एक उधर आएगा, लेकिन इसके द्वारा जो लगेगा फोर्स काफ़ी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द फोर्स बाई q0। सो हेयर नेट फोर्स ऑन q विल नॉट एबल टू बिकम 0, ऐसा हम कह सकते हैं। अब तो एक ही जगह बची है, पूरी जगह ये वाली, इस चार्ज, इन दोनों चार्ज के बीच में नहीं, उस तरफ नहीं, बल्कि इस तरफ, और इस तरफ हमने एक पॉइंट मान लिया जहाँ पे नेट फोर्स हम बोल रहे हैं कि 0 आएगा। अब आप बताइए कि इस पोजीशन को हम कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि ये दूरी r,0 है, r सेंटीमीटर, ये पूरा सेंटीमीटर में है सारी डिस्टेंस, तो मैंने इसको भी सेंटीमीटर में ही माना है। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट r,0 रख रहा हूँ, मतलब इस q की दूरी 4q0 से r है, और मुझे ये r ही निकालना है। अब मुझे नेट फोर्स 0 करना है, इस पर भी 0 होगा, इस पे भी 0 होगा, इस पे भी 3 लोग हैं, ये और ये 2 तो मैंने आपको पहले समझाए थे। मैं इस पे फोर्स 0 करूँगा, इस पे फोर्स एक इसकी वजह से आएगा जो कि इस तरफ होगा, कितना आएगा कि दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी होगी r - 12, ये सेंटीमीटर में होगी, तो आप इसको
मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² लिखोगे और स्क्वायर करोगे तो 10⁻4 आ जाएगा। तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो तो कट भी जाएगा। एक फोर्स 4 Q0 भी लगाएगा, वो इस तरफ लगाएगा, तो वो जो फोर्स इस तरफ लगाएगा ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल होने चाहिए, तो उसका फोर्स भी निकालते K, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई और इनके बीच की दूरी जो कि यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है कि ये दूरी R है। तो यहाँ पे आप R² इंटू 10⁻4 कर सकते हो। इसको अब आपको सॉल्व ही करना है बस। तो 1/R-12 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 4/R का स्क्वायर आ जाएगा। इसको जो आप सॉल्व करोगे, इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो स्क्वायर रूट लेकर के, तो आपका R आएगा 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। आसान सवाल। ये सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने साउंड वेव डॉपलर इफेक्ट का सवाल है। सवाल यह है कि रेलवे स्टेशन पे एक बंदा खड़ा है, ये रहा वो बंदा जो यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है अपनी ट्रेन का, पर उसकी आंखों के सामने एक ट्रेन उससे दूर जा रही है और जिस स्पीड से वो ट्रेन जा रही है वो स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। जाते जाते टाटा बाय बाय कर रही है, हॉर्न बजा रही है, उसका फ्रिक्वेंसी है 330 हर्ट्ज। जी हाँ, इस फ्रिक्वेंसी का हॉर्न बजाते हुए इस बंदे को ट्रेन टाटा करके जा रही है। एक ट्रेन आ भी रही है और आते हुए हाई हेलो कर रही है। जिस वेलोसिटी से वो आ रही है वो वेलोसिटी आपको दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जिस फ्रिक्वेंसी से हाई बाय हो रहा है वो फ्रिक्वेंसी है 300 हर्ट्ज। तो इन दोनों ट्रेन की साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग है, पर दोनों की स्पीड सेम है। एक ट्रेन आ रही है, ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, और एक ट्रेन ऑब्जर्वर से दूर जा रही है। सवाल पूछा है कि ये बंदा इन दोनों आवाज़ों को सुनेगा, और जब इन दोनों आवाज़ों को ये बंदा सुनेगा तो इसे बीट फ्रिक्वेंसी क्या ऑब्जर्व होगी। व्हाट इज़ बीट फ्रिक्वेंसी? जब भी इंसान दो आवाज़ें सुनता है ना, तो जो दो आवाज़ें वो सुनता है उन दोनों की फ्रिक्वेंसी के डिफरेंस को हम बोलते हैं बीट फ्रिक्वेंसी। तब आपको केवल यही मालूम करना है कि इसे वो दो आवाज़ें कौन कौन सी सुनाई दे रही है। एक आवाज़ उसे यहाँ से सुनाई देगी, अगर आप F1 निकालोगे तो 330 ये फ्रिक्वेंसी है। वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दे रखा है 330, ऊपर नीचे आप 330 लिख ही सकते हैं। ऑब्जर्वर आपका चल नहीं रहा, सोर्स आपसे दूर जा रहा है। सोर्स अगर दूर जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी कम होगी और +30 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से आपको F1 का वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर आप F1 का वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 275 हर्ट्ज। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको F1 मिल जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ से भी मालूम करना चाहिए कितना मिलेगा। तो आप जब यहाँ से निकालोगे तो 300 होगा, ऊपर नीचे 330 आपको लिखना ही है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो। और उसके बाद आपको लिखना है सोर्स आपकी तरफ आ रहा है, -30 करिए। आप जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो F2 की वैल्यू आपको मिलेगी 330 हर्ट्ज। तो ये एक वैल्यू आपके पास है, दोनों वैल्यू आपके पास है। अब अगर बीट फ्रिक्वेंसी कोई आपसे पूछ रहा है तो जो बड़ा है उसमें छोटे को माइनस करिए। बीट फ्रिक्वेंसी आ जाएगा 330 -275, सॉल्व करने पर यह आएगा 55 हर्ट्ज। तो एक आसान सवाल था, दो आवाज़ें आ रही है और दोनों आवाज़ की फ्रिक्वेंसी जो उसको अपीयर हो रही है उनका डिफरेंस करके हमने बीट फ्रिक्वेंसी निकाला। वैसे 55 हर्ट्ज बहुत बड़ा फ्रिक्वेंसी है, इंसान इतना बड़ा फ्रिक्वेंसी शायद ही सुन पाए, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही है, तो आंसर इसका होगा 1। अगला सवाल है इलेक्ट्रोस्टैट गॉस लॉ फ्लक्स कैलकुलेशन, और फ्लक्स का ही सवाल है। सवाल आपके सामने बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिखने में सवाल बहुत हॉरिबल लग रहा है कि क्या होगा इसमें, क्योंकि बहुत कम हमने देखा है जब सवाल एक क्यूबॉइड का बना के आता है। नॉर्मली जब भी सवाल ऐसे आए हैं नॉर्मली क्यूब बना हुआ आता है, लेकिन इस बार क्यूब नहीं क्यूबॉइड आया है। क्यूबॉइड के टॉप फेस पर एक चार्ज रखा हुआ है और आपसे बोला जा रहा है कि इस चार्ज को यहाँ रखने के बाद आपको बताना है कि जो नीचे वाला फेस आपको दिख रहा है इस फेस से कितना फ्लक्स होगा। थोड़ा इस क्वेश्चन को और दिखाते हैं वापस से। ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, हम क्लास में करते रहते हैं ऐसे सवाल। ये 12 है और आपका चार्ज बिल्कुल मिडल से L ऊंचाई पर है। अब आप याद करिए, ये क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड सवाल है। सवाल ये है कि जब भी आपको एक स्क्वायर प्लेट दे रखी हो और स्क्वायर प्लेट की जो भी साइज है उस साइज से आधी साइज ऊंचाई पर अगर आपने एक चार्ज रखा हुआ है तो हम जानते हैं कि इससे फ्लक्स कितना आता है। इससे फ्लक्स आता है Q/6 एप्सिलॉन नॉट। और कैसे आता है अब याद करेंगे तो निकालने का तरीका ये होता है कि हम चारों तरफ एक क्यूब बना सकते हैं और ये जो क्यूब आपका बनेगा इस क्यूब के सेंटर में हमारा ये चार्ज फंसेगा। इस पूरे क्यूब से फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट होगा और सिमेट्रिक होने की वजह से हर एक फेस से, और ये भी एक फेस है, सबसे सेम फ्लक्स आएगा। तो एक फेस से फ्लक्स आता है Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये सवाल उसी कॉन्सेप्ट का था
पर बहुत चालाकी से आपके सामने पूछा गया। अगर आप देखेंगे तो 12 है, एक स्क्वायर प्लेट है, और स्क्वायर प्लेट का जो भी साइज़ है उसके आधी साइज हाइट पर आपने पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो यही वाला केस हो गया। तो यहाँ पे भी फ्लक्स आएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका आंसर होगा आंसर 2। ये क्वेश्चन है वेव का, दो वेव आपस में इंटरफेयर कर रही है, इंटरफ्रेंस ऑफ वेव का है। आपको बोला जा रहा है कि दो वेव जिनका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है, वैसे भी जब तक दो वेव का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम ना हो उनके बीच में इंटरफ्रेंस हो भी नहीं सकता। तो ये बोला गया है कि उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, वेवलेंथ की वैल्यू तक दी गई है, और बोला जा रहा है कि उन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड भी सेम है, और एम्पलीट्यूड है 8 सेंटीमीटर। फिर आपसे बोला जा रहा है कि जब ये दो वेव इंटरफेयर हुई तो इंटरफेयर होने के बाद जो नई वेव आई उस नई वेव का एम्पलीट्यूड भी 8 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ फेज डिफरेंस या फेज एंगल बिटवीन दिस टू वेव क्या है। हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी दो वेव या दो SHM एक दूसरे से सुपर इम्पोज होते हैं तो जो रिजल्टिंग वेव या रिजल्टिंग SHM का जो भी एम्पलीट्यूड होता है उसका ये फॉर्मूला होता है, ये हमको पता होना चाहिए। आप बोलोगे तो पता ही है, बस तो फिर सवाल भी हो गया। एक ही जगह आपको 8 लिखना है, आप स्क्वायर भी कर सकते हो, यहाँ पे भी 8 स्क्वायर करोगे, यहाँ पे भी 8 स्क्वायर करोगे, यहाँ पे भी 2 × 8 × 8 करोगे, इंटू cos 5 करोगे। 8 स्क्वायर से 8 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 64 होगा तो -64 हो जाएगा। ये भी आप कह सकते हो -128 cos 5 हो जाएगा, यहाँ से cos 5 की वैल्यू आ जाएगी -12। अब हमको पता है कि cos 5 -12 कब होता है, जब 5 120 डिग्री हो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर 4। ये सवाल है थर्मोडायनेमिक्स का, वो भी एक असर्शन और रीज़न बेस, बहुत ही आसान सवाल आपसे ये बोला जा रहा है कि आप एक गैस को या एक सिस्टम को कुछ हीट सप्लाई कर रहे हो। स्टेटमेंट 1 पढ़िए आप क्या लिखा हुआ है। तो dQ है हीट सप्लाई टू द सिस्टम, du है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड dW है वर्क डन ऑन द सिस्टम, नॉट बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। तो बोला जा रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग क्या ये हम जो लिखते हैं dQ = du - dW सही स्टेटमेंट है। देखिए अगर ये वर्क डन बाय द गैस होता तब तो ये गलत स्टेटमेंट होता, लेकिन इसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम बोला है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। dQ = du - dW। ये ऐसे आता है कि शुरुआत में आपकी एनर्जी ui है, आपने कुछ हीट सप्लाई करी तो अब सिस्टम की एनर्जी dQ हो गई, आपने सिस्टम पे कुछ वर्क डन भी कर दिया, ये लो वर्क डन करके आपने एनर्जी और दे दी सिस्टम को, और अब फाइनल एनर्जी सिस्टम की हो गई UF। तो यहाँ से आप dQ = निकाल सकते हैं UF - ui - W, dQ इज़ नथिंग बट du - W। आपने पता है क्या किया, आपने एनर्जी का हिसाब किताब किया, आपने कहा कि एनर्जी कंजर्व होती है, जितनी एनर्जी उसके पास थी आपने ये 2 एनर्जी और दी, तो फाइनल एनर्जी इन 2 का सम ही होगी। तो वही हुआ है, यानी आप कह सकते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है। और सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो मैंने लगाया है ना, जिसको लगा के मैंने आपको समझाया ये सब, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। तो आप कह सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, और सेकंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा 1। तो इसका आंसर होगा 1। इस सवाल में आपको एक मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको गिवन है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से कॉन्सेप्ट है, जो आपको बता रखा है कि एक मेटल है जिसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको गिवन है 5500 एंगस्ट्रॉम। आप देख सकते हो ये विजिबल लाइट की रेंज के अंदर आ रही है। विजिबल लाइट आप कह सकते हो 4000 से अगर हम चले और 7000 एक अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ लें तो इस रेंज के अंदर ये वेवलेंथ आपको दिखाई दे रही है। पर ये विजिबल में भी थोड़ी हायर साइड है, 4000 लोअर साइड नहीं है। वॉयलेट से ज़्यादा वेवलेंथ आपके सामने इस समय है, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि वॉयलेट तो सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ होगा, तो 4000 3800 के आसपास तो वॉयलेट होगा, और ये वेवलेंथ वॉयलेट से भी ज़्यादा है, आपको ऐसा बता रखा है। यानी आप ये कह सकते हो कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल सरफेस इतना है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा बल्ब ऐसा है जो मेटल सरफेस पे फेंकने पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाएगा। नियम कहता है कि लैम्डा जब तक लैम्डा TS से कम है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, कोई भी लाइट आप फेंको अगर वो लैम्डा TS से कम है तो यकीन मानिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब आपके सामने ये सवाल है कि भाई इसमें से कौन सा बल्ब ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा।
देखिए पहले दो ऑप्शन में वॉटेज अलग अलग किए हैं, पावर अलग अलग किया है, लेकिन आप तो जानते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पावर पे डिपेंड नहीं करता, वो तो फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करता है। इन दोनों में जो फोटोन आपने लिया है वो इन्फीरियर टू रेड है, यानी उसकी एनर्जी रेड की एनर्जी से भी कम है। इंफ्रारेड वो होता है जिसका वेवलेंथ रेड से ज़्यादा होता है, यानी 7000 एंगस्ट्रॉम से भी ज़्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा लैम्ब्डा टीएच जितना है उससे ज़्यादा हो गया, तो ये दोनों तो कितने भी वॉट का आप लगा लो, आप 1000 वॉट का लगा लो, जब तक इंफ्रारेड बल्ब आप यूज़ कर रहे हो जिसकी एनर्जी इससे कम है, क्योंकि लैम्ब्डा इससे ज़्यादा है, 7000 से भी ज़्यादा लैम्ब्डा होता है इंफ्रारेड का, जो कि एनर्जी के लिहाज से रेड से कम है, वेवलेंथ के हिसाब से रेड से भी ज़्यादा है। वॉयलेट बल्ब ऐसा कमाल कर सकता है, क्योंकि वॉयलेट बल्ब का जो वेवलेंथ होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम या उसके आसपास ही होता है, और आपकी वेवलेंथ उससे हायर है। तो आप कह सकते हो कि वॉयलेट बल्ब ऐसा कर सकता है। अल्ट्रा वॉयलेट का वेवलेंथ तो वॉयलेट से भी कम होता है, तो वो तो ये कमाल कर ही पाएगा। अल्ट्रा वॉयलेट का 4000 से भी कम है, इससे कम है। जिनका वेवलेंथ इससे कम है ना, वो सब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कर पाएंगे, और वो दोनों ये है। तो आप कह सकते हो कि थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, तो वो ऑप्शन सेकंड है, तो इसका आंसर होगा आंसर सेकंड। अगला सवाल जो आप देख रहे हैं वो सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड का सवाल है। अब सवाल क्या है वो देखिए। सवाल ये है कि आपको एक सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल दे रखी है, करंट का डायरेक्शन दे रखा है, एक्स वाई एक्सिस भी बना के दे रखी है, ये आपकी जो है माइनस जेड एक्सिस है, और ये आपकी ये प्लस जेड एक्सिस है और ये माइनस जेड एक्सिस आपको दे रखी है। तो ये कॉइल दे रखी है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से उसका जो वाई कंपोनेंट होगा उसका ग्राफ आपको बना के दिखाना है। तो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा होगा। ये सब z है और माइनस जेड प्लस जेड की चिंता मत करिए, पर कुछ इसी तरह के ऑप्शंस दिए हुए थे। अब ये ऑप्शन बच्चों से कलेक्ट किए गए, तो इनमें से हमें एक सेलेक्ट करना है। हम जानते हैं कि कोई कॉइल में जब करंट फ्लो करता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होता है, राइट। आप कोई सी भी लाइन बनाइए, लाइन कुछ ऐसी ही बनेगी। तो आप जब जिस लाइन की आप बात कर रहे हो वो पॉइंट तो यहाँ पर है, आप जब इस जगह पे आप जाएंगे, आप जब बिल्कुल यहाँ पे खड़े हो तो आपका बी ऐसा है, इस तरफ है कि नहीं है बी, तो उसका वाई कंपोनेंट 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ हम सेलेक्ट करेंगे उन सब में स्टार्टिंग में जब 0 से हम शुरू करेंगे तो वाई कंपोनेंट 0 होना चाहिए, ये हम कह सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, आगे तो आपको जाना ही है, तो आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे बीच में वाई कंपोनेंट कुछ ना कुछ तो आएगा। यहाँ पे आप देखिए बी ऐसा होगा तो उसका वाई कंपोनेंट पॉजिटिव में आएगा। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो बी तिरछा है, वाई कंपोनेंट नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके इस तरफ आपका बी का वाई कंपोनेंट नीचे आएगा, ग्राफ में उसे नेगेटिव में दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो ग्राफ में आपको उसे पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। एक तो हम ये कह सकते हैं। दूसरी बात, आप जब बहुत दूर चल जाओगे अबाउट इनफाइनाइट, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा तो उसका वाई कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें ये इशू आ रहा है कि आपने डायरेक्शन का चक्कर पड़ रहा है। दूसरा, शुरुआत में 0 था, यहाँ पे बी वाई कंपोनेंट आप अच्छा खासा बता रहे हो, जबकि स्टार्टिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो इधर ही होता है। इस पूरे प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप होता है, ये हम जानते हैं। तो वाई कंपोनेंट 0 आएगा शुरुआत में। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पे ये इशू आ रहा है कि इधर और इधर दोनों तरफ ग्राफ में बी वाई पॉजिटिव में दिखाया गया है, जबकि हमको मालूम है कि इधर बी वाई नेगेटिव है, इधर बी वाई पॉजिटिव है। तो इसलिए इसका सही आंसर, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगता है, वो ये है। ये कैसे बताया आपने कि पहले बड़ा होगा या घटा होगा? जो शुरुआत में 0 हो और फाइनली 0 हो, वो बीच में कुछ तो हुआ ही होगा। इस लॉजिक से हमने सोचा है कि बढ़ के घटा होगा। तो इसका जो आंसर होगा ना, आंसर होगा थर्ड। ये सवाल है आइडियल गैस लॉ का। ये बहुत ही आसान सवाल है। सवाल में आपको बोला है कि एक टायर है जिसका एक प्रेशर है, और उस हवा को जो आपने टायर में भरी है उसका एक टेम्परेचर भी है। फिर बोला जा रहा है कि आपने उस हवा का जो टायर के अंदर आपने भरी है उसका टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। आपसे पूछा जा रहा है कि नया प्रेशर, अब जो फाइनल प्रेशर होगा टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद, वो कितना होगा। एज्यूमिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, ये बहुत क्लियर कट बोल दिया गया है कि वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट है। वैसे नहीं भी बोला होता तो टायर में एक बार आपने हवा भर दी तो उसका एक वॉल्यूम आ जाता है। टायर कोई बैलून नहीं है कि वो और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए। तो हम ये मान के चलेंगे, अगर नहीं भी लिखा हुआ होता इस सवाल में तो भी हम ये मान लेते हैं कि टायर है ना, तो वॉल्यूम इसका कांस्टेंट होगा। हाँ, बैलून होता
तो आप ये नहीं बोल पाते। पर टायर एक ऐसी बॉडी का बना होता है जो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे टायर और बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत वॉल्यूम चेंज होता भी होगा तो हम उसको कांस्टेंट मान सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये एक इक्वेशन होती है P/T इज टू कांस्टेंट, P1/T1 इज टू P2/T2। सिंपल सा फॉर्मूला हम लगा रहे, आप इसको P1/P2 इज टू T1/T2 भी कह सकते हो। टेम्परेचर्स आपको केल्विन में लेने होंगे, यहाँ एक चालाकी है, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में आपको दे रखे। तो क्या हम उन सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर पाएंगे? यस, 273 ऐड करेंगे दोनों में। P1 की जगह 270 किलो पास्कल होगा, P2 आपको निकालना है, सॉल्व करेंगे तो P2 आ रहा है 278 के आसपास, और ऐसा एक ऑप्शन हमको दे भी रखा है। तो इसका आंसर होगा आंसर थर्ड।